नंदनपुर नगर में एक सुंदर और शांत लड़की नंदिनी अपने छोटे भाई रवि, पिता पवन और माता अनु के साथ रहती थी। उनका परिवार बेहद खुशहाल और प्यार से भरा हुआ था। अनु, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तो शायद रात को आने में देरी हो जाएगी। ठीक है पवन, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और हाँ, आराम से घर वापस आना। पवन ऑफिस चला जाता है और बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दिन भर सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। माँ, शाम हो गई है और पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। नंदिनी बेटा, तुम्हारे पापा ने आज मुझे सुबह ही कहा था कि ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो इसीलिए रात को आने में लेट हो जाएगा। चलो अब अपने भैया को भी बुला लो और खाना खा लो, सुबह स्कूल जाना है ना। इस तरह रात को सबने साथ में खाना खाया और फिर सोने चले गए। आधी रात का सन्नाटा, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। अनु की नींद खुलती है और वह चौंक कर फोन उठाती है। किसे पता था कि यह रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हेलो पवन, कहाँ हो तुम? हेलो, क्या मैं अनु जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं अनु ही बोल रही हूँ। आपके पास पवन का फोन क्या कर रहा है? मेरे पति पवन कहाँ है? आपके पति का सिविल रोड के पास एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी से सिविल हॉस्पिटल पहुँचिए। हे भगवान, ये कोई स्कैम कॉल तो नहीं है? रात को बाहर जाना भी तो सेफ नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अनु दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस ऑफिसर खड़े थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर? इतनी रात को आप हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? अनु जी, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी से हमारे साथ हॉस्पिटल चलिए। अनु पर जैसे बिजली गिरती है, वह हक्की बक्की रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह खुद को संभालती है और दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ती है। डॉक्टर, अब मेरे पति कैसे हैं? आई एम सॉरी अनु जी, हम आपके पति को नहीं बचा पाए। डॉक्टर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक बार चलकर दोबारा चेक कर लीजिए ना। मैडम, संभालिए अपने आप को। चलिए, मैं आपको पवन की बॉडी के पास ले चलता हूँ। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब मैं इस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करूंगी? कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को इस दुख से बाहर निकाल पाऊंगी? अस्पताल में अनु पवन की बेजान बॉडी देखती है। तीनों जोर जोर से रोने लगते हैं। मासूम रवि को इस घटना से गहरा सदमा लगता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। माँ, ना जाने हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। पापा चले गए और अब रवि की हालत भी ठीक नहीं है। बेटा, हमें हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी ना। जीवन है तो जीना भी पड़ेगा। घर परिवार की जिम्मेदारी पूरी करते करते 3 साल बाद अनु भी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। एक ठंडी अंधेरी रात में। नंदिनी बेटा, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं अभी ताई जी को जाके बुला के लाती हूँ। नंदिनी अपने ताई और ताऊ जी को बुलाकर लाती है। वे अनु को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर गंभीरता से बताते हैं, नंदिनी बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। उनके बचने की संभावना बहुत कम है। हिम्मत से काम लो। ताई जी, ना जाने जीवन में और कितने दुख लिखे हैं। नर्स ने चिंतित आवाज में कहा, डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की सांसें रुक गई हैं। सॉरी नंदिनी, हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। अब नंदिनी और उसका भाई रवि अनाथ हो जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अब शुरू होता है। कुछ सालों बाद नंदिनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। एक दिन नंदिनी के ताऊ जी उससे कहते हैं, नंदिनी बेटा, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और मैंने तेरी शादी तय कर दी है। और हाँ, अब से रवि की देखभाल हम ही करेंगे। तू चिंता मत कर। लेकिन ताऊ जी, मैं तो नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। नंदिनी, मैं जुबान दे चुका हूँ। मैं जहाँ कहूँगा तुझे वहीं शादी करनी होगी। ये नौकरी वगैरह बाद में कर लियो अपनी शादी के बाद। मजबूर होकर नंदिनी शादी कर लेती है। जीवन के अनचाहे फैसले कभी कभी सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। अब नंदिनी की शादी को 3 साल हो जाते हैं।
एक दिन नंदिनी के ताऊ के बेटे सुरेश का फोन आता है। हेलो नंदिनी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस नंदिनी क्या बताऊं, माँ बाबा नहीं रहे तो तू जल्दी से आ जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? भैया मैं अभी घर आने के लिए निकल रही हूँ। ताऊ ताई के ना रहने की खबर सुन नंदिनी बहुत उदास हो जाती है। अगली ही फ्लाइट ले नंदिनी अपने घर पहुंच जाती है। नंदिनी सुरेश से मिलकर शोक व्यक्त करती है। देखते ही देखते 2 साल और बीत जाते हैं और फिर एक दिन। हेलो अरुण जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ। एक बार नंदिनी से मेरी बात कराएंगे? न जाने उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। अरे भैया, आपको नहीं पता, नंदिनी अब यहाँ नहीं रहती। 6 महीने पहले वो हमारा घर छोड़ चुकी है। क्या कहा अरुण? छोड़ चुकी है? तो अब वो कहाँ है? भैया सॉरी, मुझे उसकी कोई खोज खबर नहीं है। थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था कि अपने एक फ्रेंड के साथ रहती है, अब पता नहीं कहाँ है। सुरेश ये बात अपनी पत्नी रेणु को बताता है और दोनों परेशान हो जाते हैं। उधर रवि, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है, अपनी बहन को बहुत याद करता है। रेणु, रवि की देखभाल कर करके थक गए हैं। अब समय आ गया है कि हमें इसका इनाम मिलना चाहिए। न जाने वो नंदिनी भी कहाँ चली गई जो इसके बारे में उससे बात करता तो। हैं जी, इन दोनों के पास है ही क्या जो हमें कुछ देंगे? अरे रेणु, तू कैसी बात कर रही है? जब इसका सारा खर्चा हम करते हैं तो इसके हिस्से का घर भी तो हमें ही मिलना चाहिए ना। मगर चाचा चाची के जाने के बाद तो दोनों भाई बहनों का बराबर का हिस्सा है प्रॉपर्टी में। अब मुझे तो लगता नहीं नंदिनी घर के पेपर्स पर साइन करेगी। ऐसे कैसे नहीं करेगी? साइन तो मैं करवा के ही रहूंगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सुरेश भैया, नंदिनी का फोन आया है। अरे कहाँ हो नंदिनी? तुम अब अरुण के साथ नहीं रहती? हाँ भैया, अरुण के शक्की नेचर की वजह से साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। रोज रोज की लड़ाई के चलते बेहतर यही था कि हम दोनों अलग हो जाएं। आपने मेरे लिए फोन किया था भैया, कुछ काम था क्या? हाँ नंदिनी, मैंने फोन किया था। एक्चुअली तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत याद करता है। थोड़ा समय निकाल कर घर आ जाओ। वैसे मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है। भैया आना तो पॉसिबल नहीं होगा, फोन पर ही बता दीजिए क्या बात है। नंदिनी, कैसी बहन हो तुम? रवि तुम्हारा भाई है। मैं अब और उसे नहीं संभाल सकता, तो यहाँ आकर उसे ले जाओ। इतना कह सुरेश फोन काट देता है। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। सुरेश दरवाजा खोलता है। ओहो, तो आ गई महारानी जी। नमस्ते भैया, आना ही पड़ा, आपने जो बुलाया था। कहिए भैया, क्या बात थी? फिर मुझे वापस भी जाना है। देखो नंदिनी, मैं सीधी बात करता हूँ। रवि की जिम्मेदारी आज तक हमने ही संभाली है, सही बात है ना? तो या तो तुम ये घर मेरे नाम कर दो, मैं रवि की जिम्मेवारी पूरी उम्र संभाल लूंगा, या तुम इस रवि को अपने साथ ले जाओ। फैसला तुम्हारा है। भैया मैं रवि की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। आप तो जानते ही हैं, आजकल मैं अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। रही प्रॉपर्टी की बात, तो इस प्रॉपर्टी में हम भाई बहन दोनों का हिस्सा बराबर है। ऐसे कैसे मैं सारी प्रॉपर्टी आपको दे दूं? देखो नंदिनी, ये सब मैं नहीं जानता। या तो प्रॉपर्टी मेरे नाम करो या अपने भाई को अपने साथ ले जाओ। आज ही फैसला करना होगा। नंदिनी और सुरेश में बहुत बहस होती है। कोई और रास्ता नहीं होता है, तो आखिर में नंदिनी प्रॉपर्टी सुरेश के नाम करने के लिए मान जाती है। नंदिनी, तूने साइन करके बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब तू रवि की चिंता बिल्कुल भूल जा। इसको मैं और तेरी भाभी मिलकर संभाल लेंगे। अगर तू माने तो तेरा भाई होने के नाते तुझे एक सलाह देता हूँ। कहिए भैया, और क्या बात है? देख, तेरे आगे अभी पूरा जीवन पड़ा है। अकेले कब तक ऐसे काम करेगी? मेरी मान तो दोबारा शादी कर ले। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है। कहे तो मैं बात चलाऊं? भैया अब शादी से मन उठ गया है। फिर से कोई अरुण जैसा मिल गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे पगली, तू ऐसा क्यों सोचती है? हर इंसान एक जैसा नहीं होता।
तू त्रिपाठी जी को तो जानती ही है ना, जिनकी कपड़ों की मील है। उन्हीं के बेटे मनोज की बात कर रहा हूँ। वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और एक गुणी लड़की चाहते हैं। देख लो भैया, जैसा आपको ठीक लगे। शादी के बाद तू इसी शहर में रहेगी, फिर आके रवि से भी मिलती रहना, तेरा मन भी लगा रहेगा। और हम तो यहाँ हैं ही। नंदिनी मनोज से शादी कर लेती है। आज 3 साल बाद उसका एक प्यारा सा बेटा है और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रही है। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें